नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे पुलिस की गोली जाति वाली बोली, क्योंकि अखिलेश यादव को अब अपराधियों में भी जाति दिखने लगी है। इसके साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री का ख्वाब, 2 लड़कों को जवाब, क्योंकि अब केशव मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश को टारगेट पर ले लिया है। वही बात होगी विवाद की लकीर तौकीर के भड़काऊ तीर, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे आरएसएस पर विवादित बयान के बाद तौकीर रजा को मौलाना ने ही निशाने पर ले लिया। साथ ही बात करेंगे अवैध निर्माण क्यों हिंदू मुसलमान, जिसमें आपको बताएंगे कैसे शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद गर्मा चुका है। और आखिर में दिखाएंगे सनातन धर्म शांति का प्रतीक, लेकिन सबसे पहले बात जाति के एनकाउंटर की। क्या खतरनाक अपराधियों पर एक्शन में कोई जाति का एंगल ला सकता है? क्या बदमाशों की जाति देखकर एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा सकता है? पुलिस के मनोबल को कमजोर करना कहां तक उचित है? सवाल तो ये भी है कि क्या अपराधी की भी कोई जाति होती है? लेकिन यूपी में अब एनकाउंटर को लेकर भी जात पात की राजनीति शुरू हो गई है। सुल्तानपुर में अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा, सुल्तानपुर में जाति देकर मंगेश यादव को गोली मारी गई, तो सीएम योगी ने जवाब दिया और कहा जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नकली एनकाउंटर भक्षक बनाता है, तो सीएम योगी बोले छोटी सोच वाले लोग समाज को बांट रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव एनकाउंटर में जाति ढूंढ रहे हैं, तो सीएम योगी अखिलेश की सोच पर हैरानी जता रहे हैं। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। खाली यादव पर ही बोलते हैं, यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जिस सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई, जिस ज्वेलरी शॉप को अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूट लिया, उन डकैत के सरदार को असरदार एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दो तस्वीर, पहली दुकान में डकैती की है और दूसरी तस्वीर अपराधी के एनकाउंटर की है, जो लूट कांड के 9 दिन बाद पुलिस की गोली से मारा गया। लेकिन इस एनकाउंटर पर जुबानी एनकाउंटर होने लगे। पुलिस की गोली पर जाति वाली बोली अखिलेश यादव की तरफ से आई है, क्योंकि एनकाउंटर अपराधी मंगेश यादव का हुआ है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है, जिस पर सीएम योगी ने भी करारा पलटवार किया है। और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है। दरअसल पुलिस एनकाउंटर में जाति धर्म की सियासत उत्तर प्रदेश में पहले भी उठ चुकी है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन पिछले कुछ एनकाउंटर्स की लिस्ट देखें तो सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। 10 जुलाई 2020 जब विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, 25 जुलाई 2020 जब गैंगस्टर टिंकू कपाला एनकाउंटर में ढेर हो गया, 21 फरवरी 2021 को मर्डर केस में मोती सिंह का एनकाउंटर हुआ,
21 मार्च 2021 को 2 लाख का इनामी मनीष सिंह का एनकाउंटर हुआ। 30 सितंबर 2022 को गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह मुठभेड़ में ढेर हो गया और 13 अप्रैल 2023 को उमेश पाल मर्डर केस में असद का एनकाउंटर हुआ। इन सब के अलावा यूपी पुलिस ने और भी कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर किए, लेकिन तब न जात दिखी न धर्म। लेकिन इस बार जिस तरह से अखिलेश ने डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं, अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने सवाल उठा दिए हैं। शिवपाल यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर में जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं। देखिए, इन पे कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा कि घटनाएं कई घटने महिलाओं के तो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं। इन पे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं तो रोक नहीं पा रहे। इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे। तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। इनकाउंटर राज इतने दिन से चल रहा है, फिर भी सरेआम लूटें हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? क्योंकि असली अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस व्यापारी की लूट हुई उसका माल तो बरामद नहीं हुआ। उसका माल कौन लूट ले गया? पहले लुटेरों ने लूटा, उसके बाद सरकार के लोग लूट लेते हैं, जो सरकार की तरफ से जाते हैं पुलिस बन के, कोई और फोर्स बन के। और एसटीएफ की कार्रवाई शुरू से सवालों के घेरे में रही है। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का अब मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब की। दरअसल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, वो बहुत सक्षम है। अब बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। केशव मौर्य ने बैक टू बैक सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए हैं और लिखा, बहुरंगी प्रतिभा के धनी राहुल गांधी को न सत्ता का शिष्टाचार पता है और न ही विपक्ष का सहूर, और हो सकता है कि इस ट्वीट पर उनके दरबारी अखिलेश यादव फिर से भड़क उठें। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट पर लिया, बल्कि अखिलेश यादव को भी दरबारी बताकर नए विवाद को जन्म दे दिया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो वो प्रधानमंत्री बन सके। जिस शिष्टाचार को बीजेपी जानती है उसे कांग्रेस पार्टी और हम लोग नहीं जानते। 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव में व्यस्त है। सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। इस बीच केशव मौर्य की राहुल और अखिलेश पर तल्ख टिप्पणी ने नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसकी आशंका खुद केशव मौर्य ने भी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुरंगी प्रतिभा के धनी राहुल गांधी को न सत्ता का शिष्टाचार पता है, न ही विपक्ष का शऊर। सत्ता में रहने पर अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ते हैं और अब बतौर विपक्ष का नेता होने पर 10 मिनट शांति से संसद में बैठ नहीं सकते। हो सकता है कि इस ट्वीट पर उनके दरबारी अखिलेश यादव फिर भड़क उठे। दरअसल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री बनने का ऐसा कोई गुण नहीं है जो वो प्रधानमंत्री बन सके। और ये मैं तो यही सोचता हूँ, ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं और ये कांग्रेस का अपना सोच है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं सत्ता से बाहर ही है और ये जो भ्रामक प्रचार करके जो नेता विपक्ष बन गए हैं, जनता आगे इसका पूरी तरीके से जवाब देने के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी के जिन नेताओं को शिष्टाचार का अर्थ नहीं आता, वो शिष्टाचार की बात करते हैं। ये सारी वो
जबानें हैं, वो शब्दावली है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं और फिर दावा करते हैं कि उनको सबसे ज्यादा शिष्टाचार आता है। निश्चित तौर से जिस शिष्टाचार को बीजेपी जानती है उसे कांग्रेस पार्टी और हम लोग नहीं जानते। केशव मौर्य ने अपने दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी के कश्मीर में चुनावी दौरे पर कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की देन है कि राहुल गांधी आप कांग्रेस के सभी सदस्यों को साथ लेकर श्रीनगर के लाल चौक पर आराम से कॉफी पी सकते हैं। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। यानी जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दो लड़कों से छिड़ी थी, अब उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में भी कुछ वैसी ही तस्वीर दिखने लगी है। क्योंकि हमले भले ही राहुल गांधी पर हो रहे हों, लेकिन निशाना जरूर अखिलेश यादव पर साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस विवादित बयान की जिस पर कल से ही संग्राम मचा हुआ है। दरअसल प्रयागराज के मदरसे में आरएसएस के खिलाफ विवादित किताब मिली थी, जिस पर मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दे दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल भी एक आतंकी संगठन है। इसके साथ ही तौकीर रजा ने कहा, इन आतंकी संगठनों को बंद करना चाहिए। मुल्क में शांति चाहिए तो पाबंदी लगे। इसके लिए हुकूमत को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब तौकीर रजा के इसी भड़काऊ बयान पर मौलाना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने विवादित और भड़काऊ बयानों से चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने इस बार आरएसएस और बजरंग दल को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासी पारा हाई हो गया है। मौलाना तौकीर ने अपने बयान में आरएसएस और बजरंग दल को आतंकी संगठन बताते हुए उसे बैन करने की मांग की है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी, लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। तौकीर के इस बयान पर संभल के मुस्लिम धर्मगुरु ने कड़ा ऐतराज जताया है। मौलाना तौकीर रजा को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की सियासी बयानबाजी ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब होता है। ये मुल्क जो है एक सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में कौन सी तंजीम पर बैन लगना चाहिए और कौन सी तंजीम पर बैन नहीं लगना चाहिए, हमारे पास कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है। ये चीज़ें उन लोगों के गौर करने की हैं और इस तरह की सियासी बयानबाजी करके लोगों में फिरके वाराना दूरी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो खुले मंच से कह रहे हैं कि आरएसएस आतंकी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी आतंकी संगठन है, इन्हें बैन कर देना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि तौकीर रजा जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं, वो प्रासंगिकता खो चुके हैं, कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सकें। सच बात यह है कि आज कौम के भीतर ही अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो चुके हैं। आज कौम के लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए जानबूझ करके कभी संघ को लेकर के, कभी विश्व हिंदू परिषद को लेकर के, कभी भाजपा को लेकर के ऐसा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आखिर मौलाना तौकीर रजा के इस बयान का मकसद क्या है?
इसका कनेक्शन प्रयागराज में मदरसे पर पुलिस प्रशासन की रेड से मिलता है। 28 अगस्त को प्रयागराज के जिस जामिया हबीबिया मदरसे में पुलिस को नकली नोटों का कारखाना मिला था, वहां से कट्टर मजहबी किताब बरामद हुई। इस किताब के अलावा मदरसे में बहुत सारा भड़काऊ साहित्य मिला है, जिससे पता चलता है कि यह मदरसा वहां पढ़ने वाले छात्रों को कट्टरता की ट्रेनिंग दे रहा था। यहाँ आरएसएस के खिलाफ भी साहित्य मिला। अब उसी प्रयागराज के मदरसे को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज की नफरती मस्जिद के बाद बात शिमला की विवादित मस्जिद की भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर ऐसा विवाद गरमाया कि सड़क से विधानसभा तक उबाल आ गया। सदन में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ता पक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने ताली बजाई और सवाल पूछे जाने लगे, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत भरी पड़ी है। मतलब ये कि आज हिमाचल में जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद न ओवैसी ने की थी, न ही कथित सेकुलर राजनीतिक दलों ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसी मस्जिद को लेकर विवाद इतना गहरा गया है, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिद का घेराव करने लगे हैं और मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे हैं। शिमला के संजौली में बन रही इस मस्जिद का मामला ऐसा तूल पकड़ चुका है कि सड़क से सदन तक इसे गिराने की मांग होने लगी है। खुद हिमाचल सरकार ने इस मस्जिद को अवैध बता दिया है। हिंदू संगठनों और स्थानीय हिंदू आबादी का भी आरोप है कि ये मस्जिद अवैध है, जिसे जल्द से जल्द गिराया जाए। हालांकि ये मस्जिद करीब 15 सालों से विवादों में है, बरसों से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब इस मस्जिद विवाद ने तूल क्यों पकड़ा, ये भी जान लीजिए। मस्जिद के बाहर हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच सिर पर पट्टी बांधा ये शख्स यशपाल सिंह है। ये वही यशपाल सिंह है जिन पर बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम शख्स ने हमला बोल दिया था। आरोप है कि उस मुस्लिम शख्स ने दुकानदार यशपाल सिंह का सिर फोड़ दिया। डॉक्टर को यशपाल के सिर में 14 टाके लगाने पड़े। दो लोगों के बीच का यही झगड़ा देखते ही देखते दो समुदाय के बीच तनाव की शुरुआती वजह बन गया। हिंदू समुदाय पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि आरोपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगे, जो कि अभी तक पुलिस ने नहीं लगाई है। तो भी डंडों से पीटा गया, रॉडों से 3-4 लोग जब फिर वहाँ के लोगों ने, आपको पता ही है, जो वहाँ के लोग थे वहाँ भी इकट्ठे हो गए। अच्छा, फिर आपस में लड़ाई हो गई, उनको भी पीटा। लेकिन उसके बाद देखो इन लोगों की हिम्मत देखो सर, वो वापस इकट्ठा झुंड बना के लड़ने आ गए, वहाँ पे बाजार में लड़ने आ गए और वो खुले घूम रहे। अब जब प्रेशर पड़ रहा है या पकड़ रहे हैं, चलो वो भी, लेकिन 307 धारा लगाओ। देखो 14 स्टिचेस इस भाई को लगे और वहाँ पे इस तरह का ही माहौल कर रहे हैं और वहाँ भी इकट्ठे अगले दिन रात को हमारे लोगों को वहाँ पे ढूंढते रहे। वो विवाद सिर्फ इतना नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यशपाल सिंह की पिटाई करने वाले शख्स को भी मौके पर मौजूद बाजार के लोगों ने पीटा, जिसका बदला लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भीड़ जुटाकर बाजार पहुंचे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने जब पता किया कि ये भीड़ कहां से आई थी, तब उन्हें संजौली की इस मस्जिद के बारे में पता चला। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बाजार में मारपीट करने के लिए इसी मस्जिद से भीड़ जुटकर वहां पहुंची थी, जिसके बाद मलियाना का विवाद संजौली आ पहुंचा और स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद का घेराव किया। इस मस्जिद को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान हैं। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें नहीं पता चला कि इस इलाके में 5 मंजिला ऊंची मस्जिद कब और कैसे बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, ये भी अवैध मस्जिद है, ना किसी को पता है इसका क्या हो रहा। रात तो यानी बहुत जल्दी एकदम ये बन गई, इतनी जल्दी बन गई। हम लोगों को ना इसका, हम लोग भी शहर में रहते हैं, सिस्टम देखते हैं यहाँ, लेकिन ये कब बन गई हम लोगों को भी पता नहीं। हम तो पहली बार आज यहाँ आए। मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शिमला के उपायुक्त, एसपी और शिमला नगर निगम के कमिश्नर को मौके पर पहुंचना पड़ा। इनके सामने भी स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी रहा।
नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी, बाकी की 3 मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है। अवैध निर्माण का केस कोर्ट में भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को भी इस केस में पार्टी बना दिया गया है। भूपेंद्र अत्री ने दावा किया कि जब से मामला कोर्ट में है तब से यहाँ कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि शिमला नगर निगम के आयुक्त के दावों को स्थानीय लोगों ने उनके मुंह पर ही नकार दिया और कहा कि कोर्ट में केस चलने के बावजूद मस्जिद में निर्माण कार्य जारी रहा। मौके पर पहुंचे एसपी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई की जाएगी और मस्जिद निर्माण में नगर निगम की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि अब हिमाचल सरकार के मंत्री ने भी विधानसभा में ये सवाल उठाया है कि सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का नक्शा नगर निगम ने कैसे पास कर दिया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने सनातन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा, अगर सनातन धर्म पर संकट आया तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा।